स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये संविधान स्पेशल क्लास, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में हम लोग आज स्टडी करेंगे, जिससे संबंधित तथ्य जिसको देखेंगे हम लोग, जैसे लोक सेवा आयोग की स्थापना कब और किस अधिनियम के तहत किया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत में सबसे पहले जो है किस वायसराय के द्वारा स्थापित किया गया। हालांकि तब इसका नाम जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, तब इसका नाम आईसीएस हुआ करता था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, जिसको बाद में इंडियन सिविल सर्विसेज जो है किया गया। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, या संघ लोक सेवा आयोग एक संस्था है, किस प्रकार की है, वैधानिक, संवैधानिक या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, हालांकि यहां नहीं होना चाहिए था इसको। सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, जैसे तथ्यों को हम लोग देखेंगे। शुरू करें आज के इस सेशन को, और आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित द कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज ने प्रतियोगी परीक्षा कराने का सुझाव कब दिया। लॉर्ड मैकाले, ये वही लॉर्ड मैकाले है जिसने अंग्रेजी भाषा को भारतीयों पर थोपने का काम जो है किया था, और इसी लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है सबसे पहले 1835 में, वर्ष 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने का जो है सुझाव दिया गया था। तब लॉर्ड विलियम बेंटिंक का शासनकाल था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 ईस्वी में बनाया गया था कौन सी कमेटी, तो उस कमेटी का नाम था द कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज। और इस कमेटी का अध्यक्ष कौन था, तो आप कहेंगे इस कमेटी का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था। और इस कमेटी के द्वारा जो है सुझाव दिया गया क्या, कि सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर कराए जाएं। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। उससे पहले तो सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर जो है अपॉइंटमेंट हो जाया करता था। उससे भी पहले सिर्फ गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जिसको चाहे उसको अपॉइंट कर देती थी। मैक्सिमम जो है ब्रिटेन से जो है भारत में आते थे उच्च पदों पर नियुक्त होकर के, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर इसको जो है फुलफिल करने का सुझाव लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1854 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1854 में। और पहली आईसीएस एग्जाम भारत में कब जो है आयोजित कराया गया था, तो आप कहेंगे कि प्रथम आईसीएस, ध्यान रहे आईसीएस पहले इंपीरियल सिविल सर्विसेज था, जिसको कि बाद में जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसका नाम फिर इंडियन सिविल सर्विसेज कर दिया गया था। प्रथम आईसीएस परीक्षा का आयोजन जो है कब किया गया, तो इसका जो है आप कहेंगे इसका आयोजन किया गया था 16 जुलाई 1855 को, 1855। और कहां पर किया गया था, लंदन में किया गया था। कहां पर इसका आयोजन, लंदन में किया गया। इसका आयोजन कहां पर किया गया, लंदन में किया गया था। 1855 है ये, लंदन में। लेकिन भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों जगह एक साथ ये परीक्षा कब आयोजित की गई, तो 1992 में आयोजित की गई। किसके शासनकाल में, तो आप कहेंगे लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ये परीक्षा दोनों जगह जो है आयोजित की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। लॉर्ड मैकाले समिति ने आईसीएस के लिए आयु सीमा क्या निर्धारित किया था। जी हाँ, हमेशा से जो है एक बहुत बड़ा ये फैक्टर रहा है,
और उस समय लॉर्ड मैकाले समिति जिसका गठन किया गया था कब, तो आप कहेंगे इस समिति को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी जो अपनी हड़प नीति के लिए जाना गया, लेकिन उसकी कुछ नीतियां जो हैं कारगर भी रहीं, जो भारत में 1848 से लेकर के 1856 तक शासन किया। इसी के कार्यकाल में 1854 में बनाई गई थी लॉर्ड मैकाले समिति, और लॉर्ड मैकाले समिति के रिकमेंडेशन पर ही मैंने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षाओं का जो है आयोजन शुरू हुआ, और उसके आधार पर आईसीएस एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर उच्च पदों को भरने का काम किया गया। लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में ये कमेटी बनी, और इस कमेटी ने कहा कि 18 से 23 उम्र के जो वर्ष के नवयुवकों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि उस समय की परंपरा थी, या कह लो कि भारत की स्थिति ऐसी थी कि बड़ी उम्र में 10 वर्ष के बाद तब जो है बालक पढ़ने के लिए जाया करता था। अब 10 वर्ष के बाद की उम्र में जो है अभी पढ़ने के लिए गया है स्कूल में, 18 वर्ष की जो है उम्र में वो कैसे ग्रेजुएट हो सकता है। इसलिए इसका कुछ लोगों ने जो है विरोध भी किया, लेकिन फिर भी आगे चल करके 1863 में 1863 में रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भैया जिनका नाम था क्या, सत्येंद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने 1863 में ये एग्जाम को क्वालिफाई किया। उसके बाद 1869 में एक ही साथ 3 लोगों ने क्वालिफाई किया, जिसमें रमेश दत्त और सुरेंद्र नाथ बनर्जी सर्वप्रमुख थे। अब भारतीयों को सिविल सेवा से दूर करने के लिए अंग्रेजों की एक चाल थी, इसलिए जो है इस वाले एज को जो है कम किया गया। 1800 आकर के 60 में अब आयु सीमा 18 से 22 कर दी गई। आगे चल करके 1865 में आयु सीमा जो है 18 से 21 कर गई। आगे चल करके इसको 17 से 21 किया गया, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य था क्या, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य था कि भारतीय लोगों को इस परीक्षा से जो है अघोषित रूप से जो है बाइकआउट किया जाए, इनको दूर किया जाए। इसीलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है इसका विरोध किया था, और यही वजह था कि 1869 में उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, नौकरी भी उनको दी गई, लेकिन जो है एक षड्यंत्र के तहत 1871 में उनको जो है बर्खास्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, आईसीएस परीक्षा की उम्र सीमा घटाने के विरोध में आंदोलन किसने किया था? आईसीएस परीक्षा की उम्र सीमा घटाने के विरोध में आंदोलन किसने किया? सत्येंद्रनाथ टैगोर जी नहीं, इन्होंने पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने 1863 में इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, और ये पहले ऐसे भारतीय नहीं, पहले ऐसे साउथ जो है दक्षिण एशियाई पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस कारनामा को किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने 1869 में क्वालिफाई किया। रमेश दत्त भी 1900 से 1869 में ही क्वालिफाई किया था। 1869 में 3 लोग क्वालिफाई किए। और अंतिम अगर जो है पूछा जाए कि आईसीएस एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले अंतिम भारतीय व्यक्ति कौन थे, अंतिम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो आप कहेंगे कि 1946 में जो है इस एग्जाम का आयोजन जब किया गया तो भगवान सिंह, कौन? भगवान सिंह इसको क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय रहे थे। उसके बाद तो 47 में जो है ऐसी स्थिति ही नहीं आई, हम लोग जो है आजाद हो गए थे गोरों के चंगुल से। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिनको कि 1869 में इन्होंने क्वालिफाई किया, 1871 में इनको जो है बर्खास्त कर दिया गया था, बर्खास्त किया गया। इन पर आरोप लगाया गया कि आपको घुड़सवारी नहीं आती है, वह एक बहाना निशाना इनको हटाना था।
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इन्हीं के द्वारा जो है किया गया था। कौन सा? इंडियन एसोसिएशन। और इंडियन एसोसिएशन जो है, इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले उस समय भारतीय लोगों की सबसे बड़ी जो है आप कह लें कि राजनीतिक संस्था हुआ करती थी। बहरहाल सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस आंदोलन को जो है धार दिया था। उनके प्रयासों से इसको 22 और 24 की सीमा निर्धारित की गई थी, यानी मिनिमम कितना 22 वर्ष, अधिकतम कितना 24 वर्ष, जिसको बाद में फिर वही 28-23 जो है कर दिया था। किसने? लॉर्ड इरविन ने। बहरहाल अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? एचिसन आयोग, एचिसन आयोग 1886 में, और ये किसके शासनकाल में? तो आप कहेंगे कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन का शासनकाल। उसी के द्वारा जो है चार्ल्स एचिसन के जो है अध्यक्षता में एचिसन आयोग की स्थापना किया गया। एचिसन आयोग का उद्देश्य था इस बात की जांच करना कि सिविल सेवा के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए जो एज क्राइटेरिया है, आयु है, इसको कम किया जाए, बढ़ाया जाए, रहने दिया जाए। एचिसन आयोग ने अपना रिकमेंडेशन किया कि नहीं जो है इसे 1835 वही लॉर्ड मैकाले वाली 18 और 23 लॉर्ड मैकाले वाली व्यवस्था को ला दिया जाए। इस परीक्षा को भारत में आयोजित कराने का जो है इसने विरोध किया था। किसने? एचिसन ने। जबकि इलिस्टन ये जो आयोग जो है बनाया गया था, कौन? इस्लिंगटन आयोग है ये। इस्लिंगटन आयोग जो बनाया गया 1912 में, और ये बनाया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग। ध्यान रहे कि ये सेकंड वाला था, क्योंकि एक लॉर्ड हार्डिंग जस्ट जो है डलहौजी के ठीक पहले था, और एक जो है ये था जिसके शासनकाल में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। इसी लॉर्ड हार्डिंग ने जो है इस आयोग को जो है एस्टैब्लिश किया। कब? 1912 में। इस्लिंगटन आयोग ने जो है अपना रिकमेंडेशन दिया क्या? कि यह परीक्षा भारत और जो है यूनाइटेड किंगडम दोनों जगह आयोजित किया जाए, यानी जो है आईसीएस एग्जाम जो है आईसीएस एग्जाम को दोनों जगह जो है आयोजित किया जाए। और इस तरह यह पहला जो है ऐसा आयोग था, आप लोगों से भी पूछा जाता है, जिसने आईसीएस एग्जाम को सिविल सर्विसेज परीक्षा को भारत और उसके साथ साथ जो है इंग्लैंड और उसके साथ साथ भारत में भी आयोजित करने का रिकमेंड किया। और इसके रिकमेंड को जो है वो अलग बात थी कि बहुत बाद में फॉलो किया गया 1922 में, जब सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत और इंग्लैंड दोनों जगहों पर एक साथ आयोजित की गई थी। ली आयोग 1926 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। ली आयोग किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया? तो आप कहेंगे कि ली आयोग का गठन लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है किया गया, लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। और इस ली आयोग के द्वारा ही ली आयोग के जो है रिकमेंडेशन पर ही जो है एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। किसकी? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसी जो है सेंट्रल सर्विस पब्लिक कमीशन की जो है स्थापना की गई, जिसको जो है फिर नामकरण करके जो है इंपीरियल कर दिया गया जो है, यानी आईसीएस यानी इंपीरियल सिविल सर्विसेज। और आईसीएस जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, कौन? आईसीएस, इसका नाम जो है इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1935 1935 के तहत
इसका नाम बदल करके जो है क्या कर दिया गया, तो FCS कर दिया गया। क्या कर दिया गया, FCS कर दिया गया, यानी जो है फेडरल सर्विस ICS, और इसका नाम जो है FCS जो है कर दिया गया था। फिर जो है कालांतर में जो है इसमें चेंजेस किया गया, तो इसको किया गया क्या, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और यही जो है फिर FPSC हुआ, और आज़ादी के बाद जो है UPSC हो गया था। बहरहाल यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, अंतिम विकल्प सुमेलित नहीं है, क्योंकि हंटर आयोग का जो गठन किया था वो रिपन ने किया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा। और हंटर आयोग जो है मैं पढ़ाया पहले भी, तो आप सबको बताया कि प्राथमिक शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए, प्राथमिक शिक्षा को जो है बढ़ावा देने के लिए अपना रिकमेंडेशन जो है दिया था, किसको, लॉर्ड रिपन को। यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, हंटर आयोग। ये बाकी जो है तीनों के तीनों, इन सबका जो है संबंध जो है किससे है, तो आप कहेंगे ICS से है, इंडियन सिविल सर्विसेज से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें। सिविल सेवा परीक्षा 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित किया गया। सिविल सेवा परीक्षा में 1/3 पद भारतीयों के लिए जो है आरक्षित किया गया, जिसकी मांग जो है हमारे उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा लंबे समय से उठाया जा रहा था। अंततोगत्वा भारत शासन अधिनियम 1919 जब वर्ल्ड वार अपने जो है शबाब पे था, भारतीयों के लिए एक जो है ये गुनगुना दिया गया कि हम आप लोगों के लिए इंडियन सिविल सर्विस में कितना पद आरक्षित कर दिए, 1/3। किस शासन अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को ही और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जो है जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जबकि भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। क्या, मार्ले मिंटो सुधार, जिसके तहत भारत में सांप्रदायिकता के बीज बोए गए थे। तो इस एक्ट को पास किया गया था चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, और इसे पास किया गया था मिंटो के जो है शासनकाल में। अब कह रहा है सिविल सेवा परीक्षा का 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित किया गया, किस अधिनियम के तहत, 1919 के तहत। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि लोक सेवा आयोग की जो है स्थापना सबसे पहले किस अधिनियम के तहत जो है किया गया, किस अधिनियम के तहत किया गया, हालांकि तब जो है इसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो है नाम दिया जाता था, तो आप कहेंगे कि इसी अधिनियम के तहत जो है किया गया था, जिसका नाम बदल करके इंपीरियल किया गया था। अभी मैंने आप सबसे बताया था। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस आयोग के सलाह पर किया गया था। अभी मैं कब से जो है इस बात को जो है आप लोगों से बता रहा था, ली आयोग के रिकमेंडेशन पर किया गया था। किस आयोग के रिकमेंडेशन पे, ली आयोग के रिकमेंडेशन पे केंद्रीय लोक सेवा आयोग की जो है स्थापना की गई थी। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना ली आयोग के जो है रिकमेंडेशन पर किया गया, और इस ली आयोग को जो है किसके शासनकाल में जो है, किसके शासनकाल में ली आयोग का गठन किया गया था, 1926 में। और 1926 जो है बोले तो लॉर्ड इरविन का दौर था। इसी के तहत जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, और जो ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो है इसी का नाम जो है इंपीरियल रखा गया था। क्या, इंपीरियल सर्विसेज, इंपीरियल ICS, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, इंपीरियल सिविल सर्विसेज इसका नाम जो है रखा गया था। और
बाद में जो है इसका नाम बदल करके जो है किया गया, फिर जो है बदल, नाम वही था, बस आई का मतलब जो है बदल दिया गया, फिर इसको जो है इंडियन सिविल सर्विस कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसका नाम जो है क्या कर दिया गया था, तो आप कहेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और आज़ादी के बाद इसी का नाम जो है यूपीएससी कर दिया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किया गया था। तो ये रहा था जो है इंपीरियल सर्विस कमीशन का जो है यूपीएससी तक का जो है सफर किस आयोग के रिकमेंडेशन पर किया गया था, ली आयोग के रिकमेंडेशन पर किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? अखिल भारतीय सेवा ये कह रहा है निम्न में से कौन सी नहीं है। तो आपको बता दें कि अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं अभी तक सिर्फ 3 हैं। एक जो है आईएएस है, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विस, तीसरा आईएफएस। यहाँ इसका मतलब है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जिसको कि जो है 1966 में 1966 में जो है जोड़ा गया था। ये 3 ही अभी तक जो है ऑल इंडिया या कह लें आपकी अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत जो है इंक्लूड की जाती है। अखिल भारतीय सेवा वो सेवा होती है जिसको जो है यूपीएससी के द्वारा यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इनके कैंडिडेट का जो है रिक्रूटमेंट किया जाता है। यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन के द्वारा रिक्रूटमेंट किया जाता है। और जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब क्या, एक तरीके से जो है केंद्र सरकार। और लेकिन जो आईएएस रैंक के जो है ये अधिकारी होते हैं, ये राज्यों में अपनी सेवाएं देते हैं। किसके द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं? एक तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा, यूपीएससी, लेकिन अपनी सेवा किसको देते हैं? स्टेट को। इनको जो है पेंशन, वेतन, सारी सुविधाएं प्राप्त होती है किससे? सेंटर से। लेकिन ये अपनी सर्विस किसको देते हैं? स्टेट को देते हैं। ये होती है अखिल भारतीय सेवाएं, जो इनकी संख्या 3 है। और दूसरी तरह की होती है केंद्रीय सेवाएं। केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत जो है केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत जो है उन पदों को रखा जाता है जो केंद्र सरकार के द्वारा जो यूपीएससी के द्वारा जो है रिक्रूट किए जाते हैं और केंद्र सरकार के लिए हमेशा काम करते हैं। और यहाँ ये यूपीएससी के द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं, लेकिन काम किसके लिए करते हैं? राज्यों के लिए। लेकिन इन पर अधिकार किसका होता है? तो आप कहेंगे कि जो है केंद्र सरकार का होता है। किसका अधिकार होता है? यहाँ से जिनका जो है रिक्रूटमेंट हुआ है, जिन कैंडिडेट की जो है नियुक्ति हुई है, किसके द्वारा? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। वो किसके कंट्रोल में रहेंगे? केंद्र सरकार का। लेकिन काम किसके लिए करेंगे? राज्यों के लिए करेंगे। ये होती है अखिल भारतीय सेवा, और नहीं तो केंद्रीय सेवा होती है। भारतीय विदेश सेवा, जिसको इससे भी शॉर्ट फॉर्म में आईएफएसई कहते हैं, लेकिन इसका मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस होता है। यह भारत की जो है केंद्रीय सेवा है, न कि अखिल भारतीय सेवा है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प सही है। आई होप कि दोनों में अंतर आप जो है समझ पाए होंगे। जो केंद्रीय सेवा होती है, जैसे रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, सेंटर के लिए ही काम किया जाता है। आपका जो है पोस्ट ऑफिस, आपका जो है एविएशन जो है डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, ये सब के सब जो है यूपीएससी के द्वारा यहाँ उच्च पदों पर रिक्रूटमेंट होता जरूर है, लेकिन ये काम भी सिर्फ जो है केंद्र सरकार के लिए जो काम करें वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सेवा है। लेकिन रिक्रूटमेंट यूपीएससी करे, लेकिन वो राज्यों के लिए काम करें, वो जो है अखिल भारतीय सेवा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति यूपीएससी के रिकमेंडेशन पर किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति।
जो यूपीएससी एग्जाम को जो है क्लियर करता है और उसको जो ज्वाइन लेटर मिलता है, उस ज्वाइन लेटर पर जो है राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। और आप देखते हो अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति भवन में ही जो है कराया जाता है और उसके बाद जो है फिर उनका पोस्टिंग की जाती है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प जो है सही होगा। राज्यों का जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन संघ लोक सेवा यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति यूपीएससी के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। आप सबको पता है यूपीएससी जिसका उल्लेख जो है यूपीएससी का गठन जो है किस आर्टिकल के तहत किया गया, तो 315 के तहत किया गया। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी जो है यानी राज्य लोक सेवा आयोग का भी गठन किस आर्टिकल के तहत किया गया, 315 के तहत जो है किया गया। लेकिन इसके तहत जो है यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाता है जरूर, लेकिन आर्टिकल 316 में लिखा गया कि यूपीएससी के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और जो स्टेट पीसीएस के जो है सदस्य हैं यानी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति जो है कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, जबकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। लेकिन प्रसाद पर्यंत का मतलब ये नहीं कि राज्यपाल या राष्ट्रपति जब चाहे तब इन्हें हटा दे, उसके लिए भी व्यवस्था दी गई। और आर्टिकल 311 के तहत, किसके तहत, आर्टिकल 311 के तहत लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण किस आर्टिकल के तहत, 311 के तहत जो है प्रदान किया गया। इनका रिक्रूटमेंट नियुक्ति किसके तहत होती है, 316 के तहत। लोक सेवा आयोग या राज्य सेवा आयोग का गठन किसके तहत होता है, 315 के तहत। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखा जाए, संयुक्त लोक सेवा आयोग से संबंधित नहीं है। दरअसल 315 आर्टिकल 358 में जो है कहा गया, क्या इसमें प्रावधान किया गया यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, इसमें प्रावधान किया गया स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन, और 315 में ही जो है इस बात का जो उल्लेख किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर चाहें, 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो अपने अपने विधानमंडल से प्रस्ताव पारित करें। क्यों? इसलिए कि उन दोनों राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सर्विस कमीशन की स्थापना किया जाए, आयोग की स्थापना किया जाए। और ऐसा जब जो है किया जाता है, उन दोनों राज्यों के द्वारा, दोनों राज्यों की विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित किया जाता है, तब राष्ट्रपति उस पर अपना परमिशन देता है और उसके बाद जो है संघ लोक सेवा आयोग जी नहीं, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग से कौन कौन संबंधित हैं, तो राज्यपाल, ये जो है विधानमंडल से प्रस्ताव पारित होगा, राज्यपाल उस पर रिकमेंडेशन करेंगे, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कराएंगे, मंत्रिमंडल का उसमें जो है बहुत कोई जो है खास रोल यहाँ पर नहीं होता है संवैधानिक रूप से। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है, अंतिम विकल्प जो है सही है। अगर कोई राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से जो है कहे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे लिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग हमारे लिए रिक्रूटमेंट का काम करे, यानी हमारे लिए भी जो है सर्विस कमीशन का काम करे,
तो राज्यपाल के जो है रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति जो है आदेश करेगा, तब यूपीएससी किसी राज्य के लिए यानी पीसीएस की परीक्षाएं भी आयोजित कराएगा। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न में डी विकल्प जो है सही है। आगे देखिए, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम के तहत हुई थी वो अधिनियम था 1919। किसके तहत? अधिनियम 1919। यानी जो है इसी को किस नाम से जाना गया? तो आप कहेंगे इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। किस नाम से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया था। और इसी के तहत जो है कब स्थापना हुई थी? 1926 में। कब स्थापना की गई थी? 1926 में। किस आयोग के जो है रिकमेंडेशन पर? तो ली आयोग के रिकमेंडेशन पर। किस पर? ली आयोग के रिकमेंडेशन। किस एक्ट के तहत? इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1919 के तहत। कब किया गया था? 1926 में इसका गठन किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत मैंने बताया था कि ये जो इस्टेब्लिश किया गया था, कौन सा? तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसी का नाम जो है इसके तहत जो है इसका नाम बदल करके FPSC किया गया था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और बाद में यूपीएससी हो गया था। इससे पहले जो है इसे इंपीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होता है? तो किसी भी राज्य का जो आयोग होता है उसका व्यय उस राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाता है। जबकि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों या फिर जो है उसके अध्यक्ष के लिए जो व्यय होता है वो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कुछ भी खर्च किया जाता उसे संचित निधि पर जो है भारित किया जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है कौन बनाई गई थी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष जो है रोज बैथ्यू को बनाया गया था। कब? 1992 से 1996 के बीच। इस समय वर्तमान में कौन है? तो आप कहेंगे इस समय वर्तमान में मनोज सोनी। हालांकि सबसे पहले जो है इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो आप कहेंगे सबसे पहले इसका जो है बनाया गया था अध्यक्ष रोजर बेकर को। किसको? बेकर, या कहीं कहीं बेकर को जो है बनाया गया था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले भारतीय अध्यक्ष जो है कौन थे? कमेंट करके जो है आप जरूर बताएं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है। जी नहीं, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, इसके सारे सदस्य, इसके मतलब किसके? संघ लोक सेवा आयोग के सारे सदस्य लोक सेवा आयोग के लिए चुने जाते हैं। जी नहीं, ये भी गलत है। यह राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है। नहीं, क्योंकि ये अपना रिपोर्ट तो राष्ट्रपति को देते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देगा, इसलिए दूसरा विकल्प। इन लोगों दोनों अलग अलग काम करते हैं, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो आप खुद देख सकते हैं 315 के तहत जो है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का स्थापना किया गया है।
316 के तहत जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा जो है किया जाता है। इनको इनके पद से जो है आर्टिकल 317 के तहत और सिर्फ किस आरोप पर हटाया जा सकता है, तो आप कहेंगे कदाचार मिसबिहेव के आधार पर ही, कदाचार मिसबिहेव के आधार पर भी वो भी जो है इनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है और इनको हटाने की भी जो है एक तरीका है। इस कदाचार के आरोपों की जो है अगर जांच करानी हो तो जो है इसकी जांच करता है कौन, तो आप कहेंगे इसका जांच करता है कौन, जांच करता है, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो है जज के द्वारा 145 के तहत, और जब अपनी ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं जो है ये रिपोर्ट 100% जो है सही है, तो फिर आर्टिकल 317 के तहत जो है इनको उनके पद से जो है हटा दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन के सदस्यों को भी हटाने का प्रावधान ऐसे ही है, लेकिन वहां काम ये राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा जो है की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग का गठन आर्टिकल 315 के तहत जो है किया जाता है और सदस्यों की नियुक्ति आर्टिकल 316 के तहत कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य की बात कर रहा है, राज्यपाल करेगा। लोग अगर जो संघ लोक सेवा आयोग की बात करता तो कौन करता? तो आप कहते कि राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो आप कहेंगे कार्यकाल, जो यूपीएससी के चेयरमैन या सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है अध्यक्ष होते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं, कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक का जो है होता है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ तो सदस्यों की नियुक्ति की बात कर रहा है, तो दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न 17, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को जो है सौंप दिया जाएगा? यानी आप कह लो कि छत्तीसगढ़ जो है पीसीएस का रिक्रूटमेंट का जितना भी कार्य है उसे यूपीएससी को जो है अगर सौंप दिया जाए, या उत्तर प्रदेश में अपना जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, अब तो मंदिर भी लीक होने लगा, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति अगर चाहे तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है समस्त कार्य को उस पब्लिक सर्विस कमीशन को ट्रांसफर कर देगा, जहां उसको लगेगा कि नहीं इस जगह पे जो है किसी तरीके की धांधली नहीं होगी और जो है परीक्षा पारदर्शिता के सारे मापदंड को अपनाया जाएगा। तो परीक्षा में पारदर्शिता के सारे मापदंड को अपनाया जाएगा, ये काम तो यूपीएससी भी कर सकता है। तो या तो राष्ट्रपति ये काम यूपीएससी को सौंप दे, या नहीं तो किसी दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन को सौंप दे, लेकिन ये काम जो है कौन करेगा? ये काम करेंगे। अगला प्रश्न को जो है देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से परामर्श नहीं लिया जाता है, किस मामले में? पहला, सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर नहीं, बिल्कुल परामर्श लिया जाता है, इनसे नहीं लिया जाएगा तो किससे लिया जाएगा? दूसरा, सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर, बिल्कुल इस पर भी जो है चर्चा किया जाता है, इन लोगों का रिकमेंडेशन इनसे मांगा जाता है। सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एवं सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर, इस पर भी चर्चा होता है।
सिविल सेवाओं का स्थानांतरण, ये जो है यूपीएससी या फिर जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला नहीं। अगर सिविल सेवाओं का स्थानांतरण, जैसे केंद्रीय वन सेवा को उठा करके जो है कह दे कि नहीं अब जो है अखिल भारतीय सेवा से नहीं ये केंद्रीय सेवा होगा, ये काम जो है आपका कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी, न कि यूपीएससी या फिर जो है यूपीपीएससी करेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक नियामक संस्था है, एक वैधानिक संस्था है, एक संसदीय अध्यादेश से स्थापित है। तो संघ लोक सेवा आयोग जिसका मैंने बताया ना, उल्लेख किया गया है, कहां से कहां तक किया गया? तो आर्टिकल 315 से 323 के बीच जो है, स्पेशली आर्टिकल 315 में किया गया। तो ये कैसी संस्था होगी? संवैधानिक संस्था होगी। कैसी संस्था? संवैधानिक ऐसी सभी संस्थाएं जिनके लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल लिखे गए या बाद में जो है जोड़े गए, वो सब संवैधानिक है, सब के सब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन जिसके लिए जो है कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी अधिनियम बना करके स्थापित किया गया, वो सब के सब जो है वैधानिक संस्था या लीगल जो है कहे जाएंगे। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 19 हो गया 20वां। अच्छा, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कि जो है हम लोग सीएजी कहते हैं, और इनका उल्लेख जो है आर्टिकल 148 में किया गया है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन, और फाइनेंस कमीशन जिसका उल्लेख आर्टिकल 280 में किया जाता है। प्रशासनिक अधिकरण जो है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है प्रस्तावित किया गया, उसका उल्लेख आर्टिकल 323A में हुआ। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख जो है आर्टिकल 315 में होगा, अभी बताए हैं। तो डी का पहला बस एक ही जगह दिया ही है, इसलिए यही सही है। अगला प्रश्न, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो 2 या 2 से अधिक, ये तो हमको लग रहा आया भी था। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सही है? आप ये मत कहना कि प्रश्न जो है वहां संघ लोक सेवा आयोग दिया था, यहां राज्य लोक सेवा आयोग अब दे दिया। राज्य लोक सेवा आयोग भी भाई एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि आर्टिकल 315 के तहत जो है यह कहा गया राष्ट्रपति के द्वारा एक केंद्र स्तर पे संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जाएगी। दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प सही है। तो राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग दोनों संवैधानिक संस्था है। अगला, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति इसको संसद के पटल पे जो है रखवाने का काम करता है। इसी तरह राज्य लोक सेवा आयोग अपना जो है प्रतिवर्ष का रिपोर्ट राज्यपाल को, और संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष का रिपोर्ट अपना किसको? प्रेसिडेंट को सौंपता है। सॉरी फॉर दैट कि पेपर जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो है किया गया था। अगला प्रश्न को जो है देखिए, भारत में किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग परामर्श नहीं लिया जाता है? सॉरी, ये क्या हुआ है? 2 बार रिपीट हो गया। अगला, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण किसके तहत दिया गया? आर्टिकल 311 के तहत दिया गया है। किसके तहत? 311 के तहत। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के लिए प्रावधान है? 320, 322, 324 या 326? यहाँ एक और जो है जोड़िए और लिखिए नन ऑफ दीज, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग का जो है उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? किस आर्टिकल में जो है किया गया है? आप फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे। 315, इसलिए तो ये संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है देखिए,
आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष, 5वें वर्ष। आयोग का गठन जो है हर 5वें वर्ष, 6ठे वर्ष होना चाहिए, यहाँ भी नहीं है। 6 वर्ष और 65 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का जो है कार्यकाल होता है। तो ये प्रति 6ठे वर्ष, सॉरी यहाँ एक और जोड़िए, इनमें से कोई नहीं। आयोग का गठन प्रति 6ठे वर्ष किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक 6 वर्ष के बाद जो है इसके अध्यक्ष और जो है 9 या 11 जो इसके सदस्य होते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कितने सदस्य होंगे अध्यक्ष के अलावा, इसका कहीं कोई लिखित व्यवस्था नहीं दी गई। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है अंतिम विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो है बता दें कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष वो या तो जो है किसी हाई कोर्ट या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का जज। हाई कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस हो, हाई कोर्ट का जो है वो चीफ जस्टिस हो, हाई कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस हो, या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है जज हो, इसे जो है नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा इसके 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 5 जो है सदस्य जो कि अंशकालिक होते हैं और उससे अधिक जो है नहीं हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ये तो यहाँ नहीं आना चाहिए था पर कोई नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का न्यायाधीश होता है। 100% सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ही एनएचआरसी का जो है अध्यक्ष होता है। ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस बनता है। अगला, उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। लेकिन पहले ये 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक था, लेकिन अब यह जो है 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक का जो है व्यवस्था कर दिया गया। तो इस आधार पर जो है देखा जाए तो कथन ए सही है किंतु आर गलत है, तो पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस निकाय या निकायों को संविधान में उल्लेख नहीं दिया गया? ये भी नहीं होना चाहिए था। राष्ट्रीय विकास परिषद और क्षेत्रीय परिषद, इन दोनों का उल्लेख है। योजना आयोग पूरी तरीके से एक थिंक टैंक है और जो है एक सलाहकारी संस्था के रूप में काम करता है। दूसरा विकल्प सही है। तो ये था जो है हम लोगों का आज का जो है ये सेशन। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट करके जरूर बताएं। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।